हेलो एवरीवन। आज पाचक ग्रंथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड में अग्नाशय ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय ग्रंथ पैंक्रियाटिक ग्लैंड। तो देखेंगे सर्वप्रथम अग्नाशय ग्रंथ पैंक्रियाज। यह एक पाचक ग्रंथ है और साथ ही यह एक प्रकार एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। इसकी सब जितनी भी पाचक ग्रंथियां हैं ये सबसे विशेष है, क्योंकि ये पाचक ग्रंथ डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की श्रेणी में भी आता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इससे पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। आज के वीडियो में हम उन सभी सवालों को रखे हैं जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं और अनेक कॉम्पिटिशन्स में अनेक पेपर में पूछे गए हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। उन सारे सवालों को मैंने यहां मेंशन किया है। सो क्लियर करें, अग्नाशय ग्रंथ एक पाचक ग्रंथ है और एक मिश्रित ग्रंथ है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथ है। दूसरी विशेषता, अग्नाशय ग्रंथ यानी पैंक्रियाटिक ग्लैंड ये दूसरी सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथ है। लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, यकृत होती है, लेकिन अगर पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होती है तो कहेंगे अग्नाशय ग्रंथ पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है। आगे देखेंगे इसके कलर को लेके। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। दूसरा, लंबाई ये 12 से 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी वेट की बात करें तो इसका भार 60 से 90 ग्राम इसका वेट होता है। कलर गुलाबी, लंबाई 12 से 18 या 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर और इसका वेट 60 से 90 ग्राम होता है। आकार की बात करें तो यह एक समवृंत ऐसे पत्ती के आकार का होता है जो ग्रहणी से जुड़ा होता है। इसके ऊपर आमाशय होता है, आमाशय के जस्ट यहाँ के ऊपर लीवर होता है और ये इतना जो ग्रहणी सी आकार का होता है, यहाँ पे ये ग्रंथि जोड़ी होती है। अग्नाशय ग्रंथ जो मिश्रित ग्रंथ और पाचक ग्रंथ दोनों है और शरीर की ये दूसरी सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। सवाल किया जाता है अग्नाशय ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ क्यों कहते हैं, या किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, शरीर के किस ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथ को मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक अंतःस्रावी भाग, दूसरा बहिःस्रावी भाग, अर्थात बोलेंगे बहिःस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बहिःस्रावी क्या होता है, अंतःस्रावी क्या होता है? बहिःस्रावी के अंतर्गत वो आते हैं जिसमें डक्ट होती हैं, नलिकाएं होती हैं, अर्थात उनसे निकलने वाले पाचक रस नलिकाओं के द्वारा बहते हैं या उनसे निकलने वाले हार्मोन नलिकाओं के माध्यम से रुधिर में शरीर में पहुंचते हैं। जबकि अंतःस्रावी वाले वो हिस्से होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं होती, अर्थात ये नलिका विहीन होते हैं। तो इन्हीं खासियत की वजह से, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथ एंडोक्राइन ग्लैंड की परिभाषा के रूप में कहा गया है, वह ग्रंथियां जो नलिका विहीन या वाहिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, डक्टलेस होती हैं और इनसे निकलने वाले हार्मोन सीधे रुधिर में प्रवाहित किए जाते हैं और रुधिर के माध्यम से शरीर के विशेष स्थानों पर पहुंचकर अपना विशेष कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहिःस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं या मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। टोटल अग्नाशय ग्रंथि का 90% भाग बहिःस्रावी भाग होता है और 10% भाग जो बचता है वो अंतःस्रावी भाग होता है। बहिःस्रावी भाग से अग्नाशयिक रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और ये पैंक्रियाटिक जूस पूर्ण पाचक रस के रूप में होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन
जो मुख्य भोजन के घटक हैं इनका पूर्ण रूप से पाचन करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया पूर्ण पाचक रस। किसका? अग्नाशयिक रस। बहिस्रावी भाग से अग्नाशयिक रस निकलता है। यह अग्नाशयिक रस पैंक्रियाटिक जूस पूर्ण पाचक रस होता है, पूर्ण रूप से डाइजेस्टिव जूस होता है। इस जूस की खासियत क्या है कि इसका जो पीएच होता है 7.5 से 8.3 होता है। अब हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था पीएच मान को लेकर, कब उदासीन होगा, कब क्षारीय होगा, कब अम्लीय होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 7.5 से 8.3 है। अब 7 से अधिक है तो इसका मतलब ये क्षारीय होगा, 7 से कम होता तो अम्लीय होता, अगर 7 होता 7 होता तो ये उदासीन होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 से अधिक है, इसलिए ये क्या होता है, क्षारीय होता है। अर्थात अग्नाशयिक रस पैंक्रियाटिक जूस किस फॉर्म में होता है, क्षार के रूप में होता है या क्षारीय होता है। इस अग्नाशयिक रस में, पैंक्रियाटिक जूस में 9.8% वाटर होता है, जल होता है। शेष जो बचते हैं रिमेनिंग के रूप में वो विभिन्न प्रकार के साल्ट, लवण होते हैं और एंजाइम होते हैं। अग्नाशयिक रस या पैंक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, और जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। आप दाल के रूप में फूड में लेते हैं, दूध लेते हैं, तो यही ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। इसके बारे में कहा गया ये जितने भी एंजाइम होते हैं एक प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनकी परिभाषा भी दी गई है कि एंजाइम जो होते हैं वो लगभग प्रोटीन होते हैं। तो इस प्रकार 3 एंजाइम कौन कौन से, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं बहिस्रावी भाग से, वो भी अग्नाशय ग्रंथि के। अब आगे देखेंगे इसका जो अंतःस्रावी भाग है, 10% भाग बना रहा है। अंतःस्रावी भाग इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार की डक्ट या नलिकाएं नहीं होती और इनसे निकलने वाले हार्मोन सीधे रुधिर में प्रवाहित किए जाते हैं और रुधिर के माध्यम से शरीर के विशेष भागों में पहुंचकर अपना विशेष कार्य करते हैं। इस अंतःस्रावी भाग में अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं और इन्हीं उभारों को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, अग्नाशय ग्रंथ के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। और इन दीपिकाओं का नाम लैंगरहैंस क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लैंगरहैंस था और इन्हीं के नाम पर इन दीपिकाओं का नाम लैंगरहैंस रख दिया गया। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अर्थात 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं एंड डेल्टा कोशिकाएं या बोले गामा कोशिकाएं। इन तीनों कोशिकाओं से हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन, जबकि डेल्टा कोशिकाओं से या गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अब इन तीनों हार्मोनों के बारे में मैं डिटेल बताता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी कंपटीशंस में सवाल ये पूछे जाते हैं तीनों हार्मोन से, विशेष करके बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, ये कई बार कंपटीशंस में पूछा गया है, सो केयर कीजिए। अल्फा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं एंड डेल्टा कोशिकाएं या गामा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन यकृत के रूप में जो ग्लाइकोजन संचित होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है समझाते हैं। जब हम अतिरिक्त भोजन लेते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन लेना मोटापा, तो जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन लेते हैं या दिन में जल्दी जल्दी भोजन लेते हैं, फूड मटेरियल लेते हैं,
और जैसे लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर रुधिर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, होता क्या है, जब अधिक हो जाता है तो यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती हैं। और जब आपको लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता या उपवास टाइम में, तो यकृत कोशिकाओं में यही संचित ग्लाइकोजन पुनः इस ग्लूकागॉन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर से एक बार देखें, जब हम अधिक भोजन करते हैं ग्लूकोज का स्तर रुधिर में बढ़ जाता है, उस समय यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित कर लेती हैं। लेकिन जब लंबे समय तक हमें भोजन नहीं मिलता या उपवास टाइम में नहीं मिलता या किसी कारण से हमें भोजन काफी समय तक नहीं मिलता और भूख लगी है, उस समय क्या होता है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन इस ग्लाइकोजन को जो यकृत कोशिकाओं में संचित हैं, इनको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और रुधिर में यानी ब्लड में ग्लूकोज का स्तर नियमित हो जाता है, अर्थात संतुलित हो जाता है। दूसरा देखेंगे बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल्स। इन कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। कई बार कंपटीशन में सवाल किया गया, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया और कब किया, तो 1921 में फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज किया। और सर्वप्रथम इंसुलिन का इंजेक्शन किस व्यक्ति को दिया गया और वो कहां का रहने वाला था, तो लियोनार्ड थॉमसन, जो कनाडा के रहने वाले हैं। 21 में तो इसकी खोज हुई इस हार्मोन की, लेकिन 1922 में लियोनार्ड थॉमसन, जो कनाडा के रहने वाले हैं, इनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन ये करता क्या है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है। यही चीज, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन और बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन का। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अर्थात जब रुधिर में या ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, उस समय ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को या अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है और यकृत कोशिकाएं इस अतिरिक्त ग्लाइकोजन को या ग्लूकोज का जो फॉर्म ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हुआ, इस ग्लाइकोजन को यकृत कोशिकाएं संचित कर लेती हैं। जबकि ये ग्लूकागॉन यहाँ पे अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागॉन क्या करता है, ये जो अतिरिक्त ग्लाइकोजन है उसको किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। कब बदलता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है या घट जाती है, कारण जब आप उपवास टाइम में होते हैं, आपको जब भोजन नहीं मिलता, उस कंडीशन में क्या होता है, यही अतिरिक्त ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन जो बीटा अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन है, वो यकृत कोशिकाओं में संचित ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। जबकि बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, ये क्या करता है, ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस प्रकार ये दोनों हार्मोन रुधिर में, ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को नियमित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कई बार ये सवाल पूछा गया कि इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में शर्करा के स्तर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अधिक होगा तो किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार वहां क्या होता है, उसका स्तर बना रहता है। अब देखेंगे, मान लिया किसी कारण से अग्नाशय ग्रंथि से बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन किसी कारण शरीर में ना बने, अग्नाशय ग्रंथि में ना बने, तो उस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है।
तो जब अग्नाशय ग्रंथ की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग होता है। बहुत खतरनाक है। इस समय भारत क्या पूरे विश्व में इस बीमारी से पता नहीं कितने लाख लोग पीड़ित हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है और इस रोग में क्या होता है, जो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ये काम बंद हो जाता है। इस प्रकार रुधिर में, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ना ही क्या कहलाता है, मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। ग्लूकोज का ब्लड में स्तर बढ़ जाना, रुधिर में उसका लेवल बढ़ जाना मधुमेह कहलाता है। और इसकी पहचान के लिए इसमें बताया गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या मधुमेह के रोगी होते हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगती है और उसी अवस्था को डायबिटिक या मधुमेह कहते हैं। दूसरी बात है, दोनों कमी या अधिकता रोग की स्थिति कहलाती है। अब यहाँ पे मान लिया किसी कारण से कोई गड़बड़ी हो जाने के कारण इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन अधिक हो जाता है या सिक्रीशन अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। किसी व्यक्ति में यदि इंसुलिन की अधिक मात्रा में स्राव हो रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस बीमारी में जनन क्षमता दर घट जाती है और नेत्रों की ज्योति जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इस पे थोड़ा इतना गौर कीजिएगा, किसी की नेत्र ज्योति कम है तो इसका मतलब ये नहीं वो डायबिटिक पेशेंट है, नहीं। लेकिन अगर ये दोनों लक्षण साथ में दिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है, जनन क्षमता दर में कमी हो रही है, प्लस आंख की ज्योति जो घट रही है, यानी उसके लेंस की पावर धीरे धीरे घट रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो यहां से जो सवाल बनता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। डायबिटिक, आगे डेल्टा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन क्या करता है, भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन की जब अवशोषण के बाद उसका उपयोग कर लेना, शरीर में भोजन का अवशोषण होता है और उसके बाद जब उसका उपयोग शरीर में लाया जाता है तो उस स्थिति को स्वांगीकरण कहते हैं। और यही सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, इस अवशोषण यानी स्वांगीकरण की जो अवधि, उसका टाइम पीरियड है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और साथ में ये भी करता है, इन दोनों हार्मोनों का कंट्रोल भी करता है। कौन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। तो इस प्रकार अग्नाशय ग्रंथ पूरा हुआ। एक बार इसको रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं बनते हैं उनको एक बार हम रिपीट करते हैं। अग्नाशय ग्रंथ कैसी ग्रंथ है, पाचक ग्रंथ है, मिश्रित ग्रंथ है। मिश्रित ग्रंथ क्यों है, अंतःस्रावी भाग और बहिःस्रावी भाग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथ या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बहिःस्रावी भाग से अग्नाशिक रस या पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। वो जूस का नाम है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन और यह एक पूर्ण पाचक रस होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का मुख्य रूप से यही पाचन करते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम लैंगरहैंस की दीपिकाएं रखा गया। इन दीपिकाओं में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं एंड डेल्टा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। कई बार ये पीसीएस में भी सवाल किया गया कि ग्लूकागॉन हार्मोन किस कोशिकाओं से स्रावित होती हैं, तो अल्फा कोशिकाओं से होती हैं। इंसुलिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होती हैं, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती हैं। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होती हैं, तो बोलेंगे डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होती हैं। इनके बारे में पूछा गया और विशेष करके इनके बारे में पूछा गया बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग,
मधुमेह रोग किस की कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और शरीर में अगर इसकी अधिकता हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इस प्रकार आपका ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड अब समाप्त होता है। इसका नोट्स बनाएं और इसको 1-2 बार देखेंगे अपने तरीके से, फिर ये आपको रिमेम्बर हो जाएगा, भूलेगा नहीं। इससे जितने भी सवाल बनते हैं उन पे केयर कीजिए। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।